डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स की यूनिट फर्स्ट का टॉपिक कैपेसिटेंस इफेक्ट ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, इसके बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, अवक्षय परत क्या होती है, अगर बाइसिंग क्या होती है, रिवर्स बाइसिंग क्या होती है, वीआई इक्वेशन क्या होता है, इनके बारे में पिछले व्याख्यान के अंदर डिटेल से बताया है। साथ ही साथ में जो पीएन जंक्शन की जो फॉर्मेशन है, बनने की जो प्रक्रिया है, उसके बारे में भी हम लोगों ने अध्ययन किया है। हम जानते हैं कि जब पीएन जंक्शन बनता है तो एक तरफ पी प्रकार का अर्धचालक होता है, दूसरी तरफ एन प्रकार के अर्धचालक होता है, और जहाँ संधि होती है उस संधि स्थल पर कुछ क्षेत्र ऐसा बन जाता है जिसके अंदर फ्री चार्ज नहीं होता है, जबकि पी प्रभाग के अंदर होल्स बहुसंख्या में रहते हैं, अर्थात धन आवेश बहुसंख्या में रहता है, जबकि एन प्रभाग के अंदर इलेक्ट्रॉन बहुसंख्या में होते हैं, अर्थात ऋण आवेश बहुसंख्या के अंदर होता है। जबकि जो मध्य भाग रहता है उसमें मुक्त आवेश नहीं होता है, और वो जो क्षेत्र होता है उसको अवक्षय परत या अवक्षय क्षेत्र के नाम से, डिप्लेशन लेयर के नाम से उसको जानते हैं। यहाँ ये जो स्थिति है, ये स्थिति एक साधारण जो कैपेसिटर होता है, संधारित्र होता है, उसकी तरह की स्थिति बन जाती है। जिस तरह कैपेसिटर में दो प्लेट होती हैं, दो पे आवेश रहता है, बीच में परावैद्युत पदार्थ उसमें भरा हुआ रहता है, उसी तरह से पी प्रभाग और एन प्रभाग संधारित्र की दो प्लेटों की तरह से व्यवहार करते हैं, जबकि मध्य में विद्यमान अवक्षय परत परावैद्युत का काम करती है। साथ ही साथ में हम ये भी जानते हैं कि ये जो अवक्षय परत होती है, ये अवक्षय परत बाइसिंग पर निर्भर करती है। यदि अग्र बाइस यदि पीएन जंक्शन पे किया जाता है तो ऐसी अवस्था के अंदर अवक्षय परत की जो मोटाई है वो कम हो जाती है। यदि रिवर्स बायस यदि इस पर लगा देते हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर उसकी मोटाई बढ़ जाती है, जिससे इफ़ेक्टिव जो कैपेसिटेंस है वो भी क्या होगा, उसका परिवर्तित होगा। तो किस तरह से ये जो कैपेसिटेंस है ये कम होगा, ज़्यादा होगा, किस बात पर डिपेंड करेगा, ये सारी चीज़ें आज इसके अंदर हम देखने वाले हैं। साथ ही साथ में डिप्लेशन लेयर की जो थिकनेस है वो पोटेंशियल पर किस तरह से डिपेंड करती है, वो भी आज हम अपने इस व्याख्यान के अंदर देखने वाले हैं। तो पीएन जंक्शन डायोड के संधि स्थल पर एक अवक्षय परत बनती है, जिसके दोनों ओर विपरीत प्रकृति के अधिसंख्य रूप से मुक्त आवेश संग्रहित होते हैं, और अवक्षय परत इन दोनों प्रभागों को पृथक करती है। यह पीएन संधि डायोड एक साधारण संधारित्र के समान माना जा सकता है, जिसमें मुक्त आवेश युक्त पी व एन प्रभाग संधारित्र की प्लेटों के समान तथा अवक्षय परत परावैद्युत माध्यम के समान माना जाता है। इस प्रकार पीएन संधि डायोड विद्युत परिपथ में एक वास्तविक संधारित्र के समान भी कार्य करता है, जिसकी धारिता संधि धारिता या जंक्शन कैपेसिटेंस कहलाती है। संधि धारिता अवक्षय परत की मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात यदि अग्रबायस की अवस्था के अंदर क्या हो जाएगी, मोटाई कम होगी, तो ऐसी स्थिति के अंदर संधि धारिता बढ़ जाएगी। पीएन संधि
पर अवक्षय परत की मोटाई आरोपित वोल्टता पर निर्भर होती है। अग्रदिशिक वोल्टता लगाने पर अवक्षय परत की मोटाई कम हो जाती है तथा पश्चदिशिक वोल्टता से ये बढ़ जाती है। इस प्रकार परिणामी धारिता आरोपित वोल्टता का फलन होती है। इसके अतिरिक्त संधि धारिता इस बात पर भी निर्भर होती है कि संधि के निकट आवेश वितरण किस प्रकार है, जो कि संधि की रचना की प्रक्रिया पर निर्भर होता है। अब देखिए, अब संधि किस तरह से हो सकती है। तो सुविधा के लिए हम अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई रखने के लिए इसको लीनियरली ग्रेडेड जंक्शन के रूप में हम मानते हैं। लीनियरली ग्रेडेड जंक्शन का मतलब क्या है? जो आवेश घनत्व है वह लीनियरली इंक्रीज होता है। जैसा इस प्रकार की संधि के लिए अपद्रव्य घनत्व, विभव व आवेश घनत्व का अवक्षय परत में परिवर्तन चित्र में प्रदर्शित किया गया है। अब देखिए, पहला यदि देखें तो इसके अंदर जो ये नीचे वाला जो ये वो है फिगर है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आवेश घनत्व को प्रदर्शित करता है, जिसके अंदर अवक्षय परत की मोटाई कितनी है? डी है, जहाँ -d/2 से और d/2 के बीच में अवक्षय परत है। इधर फर्स्ट यदि फिगर के अंदर देखते हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ P प्रभाग है, इसके अंदर जो एक्सेप्टर होते हैं उनकी संख्या बहुसंख्या में होता है, जबकि इधर जहाँ N प्रभाग जो रहता है दाहिनी तरफ, ये N प्रभाग के अंदर क्या रहता है? उसमें डोनर जो एटम होते हैं, आयन होते हैं, उनकी जो संख्या है वो अधिक मात्रा में होती है। तो यहाँ ये Na और Nd ये किसको व्यक्त करते हैं? P प्रभाग में एक्सेप्टर की जो एक्सेप्टर या जो ग्राही जो एटम होते हैं उनके घनत्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, संख्या घनत्व को। और इधर Nd जो ये N प्रभाग के अंदर दाता जो परमाणु होते हैं उनके संख्या घनत्व को रिप्रेजेंट करता है। तो नीचे वाला ये जो है ये आवेश घनत्व को प्रदर्शित कर रहा है और ऊपर वाला ये अपद्रव्य घनत्व को प्रदर्शित करता है फिगर। या बीच वाला ये उसको विभव को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ मैंने दाहिनी तरफ देखिए ये लिखा है कि आवेश घनत्व सुविधा के लिए, जैसे मैंने क्या कहा, रेखिकतः प्रवणतः संधि लीनियरली ग्रेडेड जंक्शन। तो यहाँ लीनियरली ग्रेडेड जंक्शन देखिए, लीनियरली ग्रेडेड जंक्शन इस तरह से एकदम इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ आवेश घनत्व का परिवर्तन सरल रेखीय माना गया है, अर्थात आवेश घनत्व रो इक्वल टू AX, या मैंने इसको प्रदर्शित कर दिया है। जहाँ A है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? A इक्वल टू ENA प्लस ND अपॉन स्मॉल d। जहाँ Na किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्सेप्टर जो परमाणु होते हैं उनके संख्या घनत्व को। Nd किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? दाता परमाणु घनत्व को, संख्या घनत्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। E उनके चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। D किसको रिप्रेजेंट करता है? थिकनेस ऑफ द डिप्लेशन लेयर, डिप्लेशन लेयर या अवक्षय परत की मोटाई को व्यक्त करता है। आगे चलते हैं। तो अवक्षय परत की मोटाई की विभवांतर पर निर्भरता किस तरह से होती है? अब इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ जो अवक्षय परत में किसी बिंदु x पर एक विमीय समीकरण जो पाइसा समीकरण से और हम इसको निकालने का प्रयास करते हैं। तो पाइसा इक्वेशन क्या रहेगी, कैसे लिख सकते हैं इसको हम इस इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि d² Vx अपॉन dx² इक्वल टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन। पाइसा इक्वेशन है, जहाँ Vx उस बिंदु पर विभव है, x डिस्टेंस पे x बिंदु के ऊपर विभव का मान क्या है? Vx है। एप्सिलॉन माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। अवक्षय परत के बाहर P व N पदार्थों की चालकता यथेष्ट होने से
इन प्रभागों में विभव परिवर्तन नगण्य माना गया है। अर्थात P और N प्रभाग के अंदर विभव में नगण्य परिवर्तन रहता है, परंतु जो विभव में परिवर्तन होता है वो किसके अंदर रहता है? अवक्ष्य परत के अंदर, जिसको रिप्रेजेंट कर दिया गया है समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 कौन सा था? रो इक्वल टू ए इंटू एक्स। तो यहाँ रो की वैल्यू इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, रो की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो समीकरण ये हमें 3 मिल जाती है इससे। डी स्क्वायर वी एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए एक्स अपॉन एप्सिलॉन। अब यहाँ समीकरण 3 का समाकलन कर देते हैं। समाकलन करते हैं तो समाकलन हमें ये मिल जाता है, कांस्टेंट मिल जाता है। यहाँ इस कांस्टेंट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। देखिए कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए कंडीशन लगा देते हैं, x इक्वल टू प्लस माइनस डी बाई टू पर डी वी एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0 हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति के अंदर C1 की वैल्यू निकल के आ गई, C1 इक्वल टू ए अपॉन 8 एप्सिलॉन इंटू डी स्क्वायर। इसकी वैल्यू इक्वेशन इसके अंदर रख देते हैं, डी वी एक्स वाली ये इस इक्वेशन के अंदर रख देते हैं इसमें। तो ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ ये डी वी एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस ए अपॉन एप्सिलॉन एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस ए अपॉन 8 एप्सिलॉन डी स्क्वायर, ये इक्वेशन 4 के रूप में हमें मिल जाती है। अब देखिए नेक्स्ट, अब इसका पुनः समाकलन कर देते हैं। पहले तो डी वी एक्स अपॉन डी एक्स निकाल दिया था, अब पुनः समाकलन कर देते हैं। तो पुनः समाकलन करते हैं तो समाकलन ये मिल जाता है, और इस समाकलन के अंदर क्या मिलेगा? या फिर अगेन एक कांस्टेंट मिल जाता है, C1 कांस्टेंट लिख देते हैं। अब संधि पर कुल विभवांतर कितना है? V माइनस वी बी। ये वी बी कौन सा विभवांतर है? ये वो विभवांतर है जब कोई एक्सटर्नल पोटेंशियल नहीं लगा है, अर्थात विभव रोधिका की ऊंचाई या विभव रोधिका का विभव को व्यक्त करता है। अब ये V पोटेंशियल यदि लगा दिया जाता है, आरोपित विभवांतर है, तो उससे कुल विभवांतर कितना होगा? V माइनस वी बी हो गया। अतः संधि पर कुल विभवांतर V माइनस वी बी है, जहाँ V बाह्य आरोपित विभवांतर है, अर्थात V माइनस वी बी इक्वल टू वी डी बाई टू माइनस वी डी माइनस डी बाई टू। ठीक है, इसका मतलब V माइनस वी बी का मतलब यही हुआ कि डी बाई टू और डी माइनस डी बाई टू, इन दोनों डिस्टेंस के बीच में जो पोटेंशियल है वो V माइनस वी बी के रूप में हमें मिलता है। इसका जो मान है, इसको जो कैलकुलेट करते हैं तो ये अपने को इस तरह से मिल जाता है, ये इक्वेशन 6 के रूप में। इस इक्वेशन के द्वारा ए डी क्यूब अपॉन 12 एप्सिलॉन ये मिलता है। अब यहाँ इस प्रकार अवक्ष्य परत की मोटाई की विभवांतर निर्भरता निम्न होगी। इसका जो मान है वो इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ अवक्ष्य परत की मोटाई विभवांतर निर्भरता, ये डी का मान ये मिल जाता है। इसको जब वो सोल्व करेंगे तो ऐसी स्थिति के अंदर ये आ गया, डी इक्वल टू 12 एप्सिलॉन अपॉन ए वी माइनस वी बी रेज टू पावर 1/3। यहाँ ये इक्वेशन है, ये अवक्ष्य परत की ये पोटेंशियल पर निर्भरता को व्यक्त करती है। न्यूमेरिकल के अंदर भी काम में आ सकता है, और आगे जो कैलकुलेशन करने वाले हैं उसके अंदर तो इसका उपयोग होगा ही, इसलिए इसको ध्यान रखना। ये इक्वेशन नंबर 7 के रूप में अपन इसको लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, अब संधि धारिता के लिए सूत्र मैं निकालता हूँ। अब संधि धारिता के लिए सूत्र निकालने के लिए क्या वो चाहिए कि भाई संधारित्र के सिरों के ऊपर क्या होना चाहिए? Q का मान, मतलब कितना आवेश कितना संग्रहित होता है उसका मान पता लग जाए, V का मान अपने को पता लग ही जाएगा D के टर्म के अंदर, तो अपन क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं संधारित्र की धारिता। अब धारिता कैलकुलेट करने के लिए संधि के एक और x इक्वल टू डी बाई टू, अधिकतम आवेश घनत्व रो एम मैक्सिमम इक्वल टू ए एक्स इक्वल टू ए डी बाई टू होगा, जिससे इस ओर कुल आवेश Q का मान रो एम ऊंचाई तथा डी बाई टू आधार वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो उसका जो मान है वो मान इस इक्वेशन Q का मान जो है वो यदि इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर अपने पास में D की वैल्यू रख देंगे, और D की 1/2
इंटू डी बाई टू इंटू ए डी बाई टू। यहाँ जो पीछे मैंने जो वो दे रखा है वो फिगर, उससे जो ट्रायंगल बनता है उस ट्रायंगल के एरिया के बराबर इसमें वो हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर एक प्रभाग के अंदर कितना हो गया, 1/2 डी बाई टू हाफ आधार 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो आधार 1 डी बाई टू ऊंचाई ए डी बाई टू हो गया। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये ए डी क्यूब बाई डी स्क्वायर बाई 8 हो गया। अब यहाँ इसकी डी की वैल्यू पिछले इक्वेशन 7 से इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो अपने पास में जो लास्ट ये रिजल्ट मिल जाता है ये इस तरह से मिलता है। देखिए कि यहाँ फिगर ये मिल जाता है a रेज टू पावर 1/3 अपॉन 8 12 एप्सिलॉन v माइनस वी बी रेज टू पावर 2/3। इक्वेशन 8 के द्वारा इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये q का मान अपने को इससे मिल जाता है। इसी प्रकार संधि के दूसरी ओर इसी परिमाण का परंतु विपरीत आवेश होगा। ठीक है, ये संधि के एक तरफ का होगा, इतना ही मान दूसरी तरफ का होगा, परंतु कैसे रहेगा, नेगेटिव वैल्यू हो जाता है। संधि की धारिता नियत नहीं है वरन विभव का फलन है। अतः संधि के लिए इंक्रीमेंटल जो कैपेसिटेंस है, वर्धित धारिता इंक्रीमेंटल कैपेसिटेंस प्रत्यावर्ती संकेतों के लिए अधिक महत्वपूर्ण होती है। तो इसलिए C के रूप में अपन इसको लिख सकते हैं, C इक्वल टू डेल क्यू अपॉन डेल वी और डेल क्यू अपॉन डेल वी माइनस वी बी। तो यहाँ डेल वी माइनस वी बी और ये इसके मान रखते हैं, डेल क्यू का मान, और इसके साथ में वो करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर अपने पास में क्या मिल जाती है, एक नई इक्वेशन या अपने को देखने को मिलती है, जिसको इक्वेशन 9 के द्वारा और मैंने इसके अंदर रिप्रेजेंट कर दिया है। ये इक्वेशन 9 जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सी की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। अब आगे देखिए, अब इसको और अपन इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब इक्वेशन 7 से डी का मान रखने पर डी का मान रख देते हैं। तो ऐसी स्थिति में मान रखते हैं तो प्रति एकांक काट क्षेत्र अवक्षय प्रभाग या संधि की धारिता, ये जो सी है वो सी कितनी आ गई, डी का वैल्यू 7, इक्वेशन 7 से डी का मान रख देते हैं और डी का मान रखते हैं तो अपने पास आ गया एप्सिलॉन अपॉन डी। ये क्या प्रति एकांक काट क्षेत्र के लिए आ जाता है। परंतु यदि जो संधि है, जंक्शन है, जंक्शन का क्षेत्रफल यदि ए हो तो जो कुल धारिता होती है वो सी इक्वल टू एप्सिलॉन ए अपॉन डी फैराड के बराबर ही आ जाती है। और यही एक समानांतर प्लेट संधारित्र के लिए धारिता का फॉर्मूला रहता है, जो वेल नोन है, जो हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो सामान्य अल्प वोल्टताओं के लिए सी का मान 10 से 50 पिक्रो फैराड की कोटि का होता है। वी का मान ऋणात्मक प्रयुक्त किया जाता है। तो यहाँ ये जो इक्वेशन 11 है, ये इक्वेशन 11 भी ये पीएन जंक्शन डायोड के लिए कैपेसिटेंस निकालने का एक फॉर्मूला है और इसको भी हमें याद रखना है। न्यूमेरिकल के अंदर भी इसको प्रयुक्त किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।